Okay, students, you all are most welcome in today's class. In last class, we studied about the structure of syllabus. जैसा कि हम सभी को पता है कि रनिंग टॉपिक हमारा क्या है, जलवायु विज्ञान। और इस जलवायु विज्ञान के पहले सेक्शंस को हमने देखा। वो क्या था कि पहले हमने एक सिलेबस स्ट्रक्चर तैयार किया। अब उस सिलेबस स्ट्रक्चर के तहत हमने देखा कि 12-13 बिंदु, लगभग 12-13 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस सेक्शन के बनने वाले हैं। तो इसके पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका कि हम लोग कहते हैं कि जिसको कि हम लोग नाम देंगे जलवायु विज्ञान एक सामान्य परिचय। एक सामान्य परिचय, अ जनरल इंट्रोडक्शन। अब इस सेक्शन में हम लोग किन किन चीजों को कवर अप करेंगे, ये भी हम लोग एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, फोकस करना है कि जलवायु क्या है। जलवायु क्या है? मौसम वर्सेस जलवायु। मौसम वर्सेस जलवायु। फिर हम लोग देखेंगे कि जलवायु कैसे जलवायु विज्ञान के रूप में रूपांतरित हो जाती है। फिर हम लोग देखेंगे कि जलवायु के निर्धारण में प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जिनको कि हम लोग एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। फिर हम लोग देखेंगे जलवायु के प्रमुख कारक। ध्यान रखना है, यहां पर कारक को फैक्टर के नाम से जाना जाता है कि प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, बल्कि इसको फैक्टर्स कर दें, प्लूरल होना अनिवार्य है। फिर हम लोग देखेंगे कि जलवायु किन दशाओं को प्रभावित करती है। जलवायु द्वारा प्रभावित क्षेत्र या तत्व, अर्थात जलवायु किन किन चीजों को प्रभावित करती है, इसका अध्ययन भी हम लोग आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहली चीज की जलवायु विज्ञान, जलवायु क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पहले समझेंगे स्टूडेंट। हमारा ये अप्रोच होगा कि पहले किसी भी कंटेंट को एक जनरल अप्रोच से समझें, फिर उसकी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग एक डिग्निफाइड डेफिनेशंस की ओर हम लोग चलेंगे और हमारा टॉपिक वो एक बेहतर ढंग से तैयार हो जाएगा। तो जलवायु क्या है, इस टॉपिक पर अगर हम फोकस करें तो ये शब्द दो अन्य शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। यहां पर वायु का अर्थ है हमारे वायुमंडल की दशा, और जल का अर्थ है इस वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता से, ह्यूमिडिटी से है। लेकिन ध्यान रखें कि जलवायु के निर्धारण में केवल वायु और जल ही नहीं, बल्कि ताप, दाब और अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। इन कारकों की भी चर्चा हम एक अलग इसी सेक्शन के अंतर्गत एक अलग टॉपिक में करेंगे। तो विभिन्न कारक अर्थात ताप, दाब, ह्यूमिडिटी, वर्षा इत्यादि के द्वारा, पवन परिसंचरण इत्यादि के द्वारा ये सारे फैक्टर क्या करते हैं कि हमारे भौतिक पर्यावरण पर एक इफेक्ट, एक इंपैक्ट छोड़ते हैं, और उनसे एक वायुमंडलीय दशा, एक एटमॉस्फेरिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इसी को हम लोग जलवायु कहते हैं और इसी का संबंध मौसम से है। इन्हीं कारकों के परिणाम का संबंध मौसम और जलवायु दोनों से है। लेकिन फर्क कहां पड़ता है कि मौसम इन कारकों द्वारा उत्पन्न की गई जो वायुमंडलीय दशा है उसका अल्पकालिक प्रकटीकरण है। कम समय में, थोड़े समय के लिए जो
हमारे वायुमंडल में चेंजेस होते हैं वो हमारे मौसम है, और जब उन्हीं चीजों को दीर्घकालिक अवधि में देखा जाता है तो वो जलवायु के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे भौतिक पर्यावरण में ताप, दाब, आर्द्रता, पवन प्रवाह, वर्षा आदि कारकों द्वारा, या यूं कहें कि आदि कारकों के संयोग से जो दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशा उत्पन्न होती है उसे जलवायु कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि दीर्घकालिक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दीर्घकालिक आया है तो कहीं ना कहीं अल्पकालिक का कॉन्सेप्ट होगा, और जहां पर अल्पकालिक का कॉन्सेप्ट होगा उसी को हम लोग मौसम कहेंगे। अर्थात इन भौतिक पर्यावरण के कारकों द्वारा किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर थोड़े समय के लिए दिन प्रतिदिन का दैनिक परिवर्तनशील जो प्रभाव होगा वो हमारा क्या है? मौसम है। और ट्रेवार्था और फिंच ने इसी चीज को और क्लासिकल वे में रखते हुए उन्होंने निश्चित किया कि 32 से 35 वर्ष में किसी अक्षांशी कटिबंध विशेष पर जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, इन 32 से 35 वर्ष के उस औसत मान को हम लोग जलवायु कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जलवायु और मौसम के बीच में एक अंतरंग संबंध है। इस तरह से हमने देखा मौसम वर्सेस जलवायु। फिर हम लोग देखते हैं कि जलवायु विज्ञान कैसे हो जाती है। अब सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि जलवायु के अंतर्गत हम जिन तत्वों को पढ़ेंगे, जलवायु के अंतर्गत जिन कारक तत्वों को पढ़ेंगे, जिन एलिमेंट्स का हम अध्ययन करेंगे, तो उनका सुचारू रूप से, समग्र रूप से जब अध्ययन किया जाता है, एक सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है, तो वही हमारा जलवायु विज्ञान बन जाता है। अर्थात वो एक क्लाइमेटोलॉजी बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समस्त वायुमंडलीय दशाओं तथा इनके कारकों के समग्र और वह सुनियोजित अध्ययन को ही हम जलवायु विज्ञान का नाम देते हैं। इस तरह से यह हमारी जलवायु विज्ञान के साथ संबंधित हो गई। अब हम देखेंगे कि जो विदेशी विद्वान हैं, जैसे यूनानी जो विद्वान रहे, उन लोगों ने इसके जलवायु के लिए एक शब्द दिया और उस शब्द को दो भागों में डिवाइड किया, क्लाइमा प्लस लॉगस। क्लाइमा प्लस लॉगस। यहां पर क्लाइमा का अर्थ उन्होंने बताया कि झुका हुआ से इसका अर्थ लिया, झुका हुआ। तो ये झुका क्या हुआ? इस झुका हुआ का अर्थ हुआ कि सूर्य की किरणों का झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, सूर्य की किरणों का झुकाव। और इस झुकाव से, अर्थात सूर्य की किरणों के इस झुकाव से होने वाले वायुमंडलीय दशाओं, अर्थात वायुमंडलीय परिवर्तनों का जो समग्र अध्ययन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्लाइमेटोलॉजी। और लॉगस का मतलब है अध्ययन से। अर्थात इसको हम एक छोटे से मानचित्र के आधार पर भी अगर हम देखें, अर्थात ये हम कहें कि ये हमारी पृथ्वी है। ध्यान रखना है कि पृथ्वी को अगर हम लोगों ने ऐसे एक्सिस दिखाया तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे दिखाते हैं एक्सिस को। तो ये हमारे इस एक्सिस को अगर हम दिखाएंगे तो ये अपने झुकाव के साथ रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर हम इसको अर्थ मान ले, इसको अगर हम अर्थ मान ले, तो यहां पर हम एक सन मान लेते हैं। ये है हमारे सूरज जी। सूरज जी क्या करेंगे? सन रेज देंगे। सूरज जी क्या करेंगे? सन रेज देंगे। तो इनकी सन रेज हमारी पृथ्वी के धरातल पर पड़ती है, और इसी से इसका जलवायु विज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, कारक है, वो कारक क्या हो जाता है? हमारा ताप। यहां से उसका क्लियरेंस होता है, अर्थात ताप। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे
जब इंसुलेशन का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब इसके पूरी डिटेल स्टडीज में जाएंगे कि ताप की स्थिति क्या है, कैसे जो सोलर रेडिएशंस हैं, फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से कैसे कैसे हीट आती है जाती है, हमारा वायुमंडल किस तरह से गर्म होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कार्य जलवायु के प्रमुख तत्व कारक अर्थात ताप इसका एक हिस्सा है, इसका अध्ययन करना है। लेकिन अब ध्यान रखें कि ताप किन किन चीजों का हो सकता है। हमारे वायुमंडल का ताप हो सकता है, हमारे पृथ्वी का ताप हो सकता है, हमारे जल का भी ताप हो सकता है। इस तरह से इन इकाइयों के साथ जो ताप हमारा जुड़ा हुआ है, उस ताप के साथ कुछ परिवर्तन भी हैं। तो वो परिवर्तन क्या है, जरा हम उनको देख लें। अब जरा देखें कि जब सूर्य, इसका डिटेल स्टडीज हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन यहां पर करते हैं कि पृथ्वी के कटिबंधों से अर्थात 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखीय परिस्थिति से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, तब देखते हैं कि ताप में स्वभावतः कमी आती है। ताप का जलवायु निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल, ये केवल हमें देखना है यहां पर एलिमेंट के रूप में। फिर हमने देखा कि ताप जब सोलर रेडिएशंस के रूप में आता है तो इसका स्वभाव जल और स्थल के लिए भिन्न भिन्न होगा। स्थल हमारा शीघ्र गर्म होगा और शीघ्र ठंडा होगा, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जो भी सतह जितनी उत्तम शोषक है और उतनी ही उत्तम वो उत्सर्जक होगी। तो जो हमारा स्थल खंड है वो सोलर रेडिएशंस लेकर के शीघ्र ही हीट हो जाएगा और बहुत तेजी से हीट को वो उत्सर्जित भी करेगा। लेकिन हमारे जल का स्वभाव इससे भिन्न है। जल का स्वभाव भिन्न ऐसे है कि वो देर में गर्म होगा और देर तक गर्म होगा, अर्थात ऊष्मा को धारण करने की क्षमता स्थल की तुलना में जल के पास ज्यादा है। इस तरह से ये जो हमारा टेम्परेचर है यानी ताप है, ये क्या करता है, स्थल, जल और वायुमंडल, इन तीनों में विभिन्न अवस्थाओं के साथ जलवायु का निर्धारण करता है। फिर हम आगे अगला जो इसका महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है, दाब है, अर्थात प्रेशर है। हम लोग इसका एक पूरा सेपरेट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया है कि इसकी एक सेपरेट पूरी क्लास होगी, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर बेल्ट का पूरा एक चैप्टर है। तो इसका डिटेल स्टडीज तो हम वहां करेंगे, लेकिन यहां पर एक इंट्रोडक्शन हम लेते हैं, एज एलिमेंट देखते हैं कि दाब क्या करता है। जैसा कि हमको पता है कि ये हमारी पृथ्वी और इसके चारों तरफ एक गैसीय आवरण है। ये जो गैसियस कवर है, इसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। ये हमारा वायुमंडल है। ये गैसें किसी एक स्तर पर सघन है तो कहीं पर विरल है। इसका अध्ययन हम लोग आगे चल के देखेंगे जब हम लोग एटमॉस्फेरिक स्ट्रेटिफिकेशन के चैप्टर को कवर करेंगे, तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहां ये समझना है कि ये गैसीय आवरण इस पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण एक विशेष प्रकार का प्रेशर लगाता है, एक बल लगाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप ध्यान से देखें, जो इक्वेटोरियल एरिया है, जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो वहां पर वायुदाब भी कम होगा। फिर हम आगे देखेंगे कि वहां पर कन्वेक्शनल करंट्स जो चलती हैं, संवहनीय धाराएं, उनकी वजह से पवनों का ऊर्ध्वगामी उत्थान होता है, जिसकी वजह से वहां पर दाब की स्थिति में कमी आती है। फिर हमने देखा कि पोलर रीजन पर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों पर वायु का दाब अधिक है। अब वायु दाब पवन संचरण को भी निश्चित करता है। ताप और दाब के बीच में बहुत गहरा संबंध है, ये हम लोग ध्यान रखना है, टॉपिक में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमारा टॉपिक है जलवायु के प्रमुख तत्व।
यानी एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट। ये चीज हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें हमने ताप देखा और दाब। अब ताप और दाब के बीच में एक रिलेशन है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा नेचुरली वहां पर प्रेशर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम होगा वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस तरह से ये ताप और दाब दोनों मिलकर के हमारे जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट कारक है उसको हम लोग बोलते हैं आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी। ये आर्द्रता क्या है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत एक सेपरेट सेक्शन है, एक सेपरेट टॉपिक है, वहां पर इसकी डिटेल स्टडीज हम लोग करेंगे। लेकिन यहां पर हम केवल एज इसका इंट्रो लेंगे, एक प्रमुख कारक के रूप में जलवायु का आर्द्रता वह है जो इस वायुमंडल में सूक्ष्म जल कण के रूप में व्याप्त है। सूक्ष्म जल कण के अर्थात अदृश्य जल कण के रूप में हमारे वायुमंडल में व्याप्त है। तो ये आर्द्रता क्या करती है? ये जल ही तो है। अब ये जल, जनरल भाषा में भी इस चीज को समझ ले कि ये जो हमारा जल है ये संघनित होता है, कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनते हैं और इन बादलों से फिर वर्षा होती है और फिर हमारा एक तरह का जल चक्र क्रिएट हो जाता है, एक तरह का जल चक्र क्रिएट हो जाता है। अर्थात वर्षा का निर्धारण इसी एक महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता। अर्थात आर्द्रता भी जलवायु निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, एक इंपॉर्टेंट तत्व है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जलवायु के प्रमुख कारक क्या हैं। जलवायु के प्रमुख कारक में एक चीज हम लोग अगर देखें कि एक, मैं यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन यूं ही आप समझ लें कि अक्षांश, जिसको हम लोग लैटिट्यूड्स बोलते हैं, जब आप अपने ग्लोब्स में देखेंगे तो 0 डिग्री, फिर उसके बाद इसकी डिग्रीज बढ़ती चली जाएंगी और पोलर रीजन तक हम लोग जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की लाइंस हैं। उसकी परिभाषा क्या है वो जब वो क्लास स्टार्ट होगी तो बताऊंगा। एक जनरल अप्रोच है, बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। अर्थात एक विशेष प्रकार का पृथ्वी पर वृत्त क्रिएट करता है अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। फिर हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री का। फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं तो वही मकर रेखा है। इस तरह से आर्कटिक वृत्त हमारा बनता है और पोलर सर्किल हमारा बनता है। ये अक्षांश है। तो ये जो अक्षांशों के साथ तापमान के वितरण में यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, इसमें डिफरेंसेस होंगे और अक्षांशीय वितरण के साथ ही कॉरियालिस बल प्रभावित होता है, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण और दाब इन दोनों में प्रभाव पड़ता है। तो तापमान अर्थात क्या कि जब हम निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो तापमान में कमी आएगी। इसी तरह से जो इक्वेटोरियल रीजन है उस पर कॉरियालिस बल कम लगता है, कॉरियालिस बल कम लगता है और संवहनीय पवन वेग ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी होता है। तो इससे दाब और गुरुत्वाकर्षण की भी कमी आती है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के पीछे हमने देखा है कि जब हमने मैथमेटिक्स में सर्किल पढ़ा है या साइंस में हमने देखा कि जो सर्कुलर मोशन होती है उसमें अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में हमने देखा, यानी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में देखा। तो जो हमारी पृथ्वी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो उसके इक्वेटोरियल रीजन पर लगने वाले अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से भी गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है। तो इस तरह से अक्षांशों के वितरण के साथ साथ अक्षांशों को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रेशर है,
इन सब में चेंजेस आते हैं। तो जब इन सब में चेंजेस आएंगे तो निश्चित है कि क्लाइमेट में भी थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड। अर्थात समुद्र तल से किसी स्थान की ऊंचाई कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जलवायु का। अब जब हम लोग वायुमंडलीय संरचना में जाएंगे, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के मंडल हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल इत्यादि इत्यादि। इसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, मेरी आदत है, क्योंकि आपको टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट होने से मैं बचाता हूं और खुद भी बचता हूं। इसलिए जिस चीज की जहां पर जरूरत है उसको, केवल इंट्रो की जरूरत तो केवल मैं इंट्रो करूंगा, और जब उसका सेक्शन आएगा तो उसका डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं उस जगह पर जाकर के। तो इस तरह से हमने देखा कि दूसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। अब जब समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ेगी तो दो बातें होती हैं। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर दाब में कमी आती है, दाब में अर्थात प्रेशर में कमी आती है। और ध्यान रखना कि समुद्र तल की ऊंचाई के साथ साथ अगर पर्वत जैसी संरचनाओं का निर्माण हो जाए तो ताप और दाब दोनों में प्रभाव पड़ता है, और इन ताप दाब के प्रभाव से पवन प्रवाह भी प्रभावित होती है और जिससे वर्षा प्रभावित हो जाती है। अर्थात ऐसे देखें कि जब ह्यूमिडिटी के साथ जो हमारी पवन है वो प्रवाहित होती है, यदि सामने पर्वत के रूप में कोई अवरोध आ जाए तो वो पवन अपनी आर्द्रता के साथ वहां से टकराएगी और टकरा करके वहां पर बारिश करेगी। अर्थात विभिन्न प्रकार के उच्चावच भी महत्वपूर्ण कारक हैं किसके, जलवायु के। फिर हम लोग देखें कि स्थल एवं जल का वितरण। पूरी पृथ्वी में एक निश्चित क्षेत्रफल पर जल है और एक निश्चित एरिया पर स्थल है। स्थल की तुलना में जल अधिक है हमारा, ऐसा हमने पहले से ही पढ़ा है, बहुत बचपन से इस डेटा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जलवायु निर्धारण कैसे करेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल जलवायु का निर्धारण करेगा। मैंने आपको बताया कि जल और स्थल के टेम्परेचर में विभिन्नता पाई जाती है, और इंसोलेशन को एडॉप्ट करने अर्थात सूर्य तप को ग्रहण करने और उसके उत्सर्जन करने के बीच की दर जो है उसमें भी स्थल और जल में फर्क होता है। अर्थात जो हमारा स्थल है वो शीघ्र ही सूर्य तप ग्रहण करते हुए गर्म होता है और शीघ्र ही उसको उत्सर्जित करके ठंडा हो जाता है। इसी तरह से हमने देखा जल की स्थिति क्या है कि जल देर तक हीट एडॉप्ट करता है, अर्थात देर में गर्म होगा और देर तक अपनी हीट को कंज्यूम करके रखेगा। तो इनसे क्या होता है, एक क्लाइमेटिक चेंज आता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जलवायु के कारकों में ये भी एक जो स्थल एवं जल का वितरण है, यानी स्थल एवं जल का वितरण पृथ्वी पर जो भिन्न भिन्न रूप में दिया गया है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पे करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सेपरेट टॉपिक भी है प्रेशर बेल्ट, अर्थात वायुमंडलीय दाब हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही जैसा नहीं होता, ये विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पर एक निश्चित अक्षांशीय स्थिति पर इसमें परिवर्तन आता है। इसी को हम लोग बेल्ट बोलते हैं, अर्थात कुछ निश्चित अक्षांशीय क्षेत्रों में प्रेशर अधिक होता है। उसके कारण क्या है वो हम लोग उस सेक्शन में जाएंगे, उस टॉपिक पर जाएंगे, तब मैं आपको डिटेल करूंगा। अभी हमें यही चीज जानना है कि कुछ क्षेत्रों में प्रेशर हमारा ज्यादा होगा और कुछ क्षेत्रों पर प्रेशर हमारा कम होगा।
तो प्रेशर के साथ, यानी हमने अभी 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 इसी क्लास में हमने देखा कि दाब महत्वपूर्ण एलिमेंट है, एक महत्वपूर्ण तत्व है जलवायु का। तो जब प्रेशर बेल्ट जैसे जैसे वैरी करती हैं, जैसे जैसे परिवर्तनशील होती हैं, वैसे वैसे जलवायु पर भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जलवायु के महत्वपूर्ण कारक में प्रेशर बेल्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेशर बेल्ट यानी दाब पेटियां। अगला ये जो है वो दाब पेटियां। दाब पेटियां, दाब पेटियां, दाब पेटियों के बाद ये हम देख सकते हैं कि आपने महसूस किया होगा, बचपन से ही देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं, यानी जो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस होते हैं वो भी हमारी जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस कैसे, ऐसे समझ लें जैसे हमारे वायुमंडल में चक्रवात आते हैं, चक्रवात, प्रतिचक्रवात इत्यादि, ये सब क्या है, एक तरह के एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ है। और वायुमंडलीय विक्षोभ का हर जगह नुकसान ही नहीं बल्कि लाभ भी है। कैसे, जैसे कि भारतीय क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा जो होती है उसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस का परिणाम बोलते हैं, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकालीन वर्षा होती है। और वो वर्षा भारतीय उपमहाद्वीप पर गेहूं की फसल या रबी की बहुत सारी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लाभकारी है। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस हैं वो भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी भी क्लाइमेट के निर्धारण में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वायु मंडलीय विक्षोभ, ये जो वायुमंडलीय विक्षोभ है ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जलवायु के निर्धारण में। फिर हम लोग जलवायु के प्रमुख कारकों में एक अगला बिंदु जिसको हमने चुना है या जो है वो है महासागरीय धाराएं। ये बहुत ध्यान रखना है, ये जो ओशियन करेंट्स हैं, ये जब ओशिनोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो सेपरेट इसका पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक टॉपिक है, उस पर डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी ऐसे समझते हैं कि जिस तरह से वायुमंडल में वायु विभिन्न स्वभाव की वायु राशियां, अर्थात डिफरेंट टाइप की ह्यूमिडिटी, डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर, डिफरेंट टाइप का प्रेशर होल्ड करते हुए एयर मासेस हैं, उसी तरह से समुद्र में यानी जो महासागर हैं, ओशियन है या सागर हैं, उनमें जलधाराएं, यानी जो आप ये कह सकते हैं कि मास ऑफ वाटर, वो अलग अलग स्वभावों के साथ प्रवाहमान होती है। कुछ जलधाराओं का स्वभाव गर्म होगा जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, कुछ जलधाराओं का स्वभाव ठंडा होता है। तो होता क्या है, ऐसे समझें कि ये जलधाराएं समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों से होते हुए चलती हैं। अब ये जिस स्वभाव की होंगी, जिस क्षेत्र में जाएंगी वह प्रभाव वहां पर छोड़ेंगी। यदि गर्म जलधाराएं ठंड क्षेत्र में भी जाती हैं तो वहां पर तापमान देंगी, गर्मी का प्रभाव वहां पर छोड़ेंगी। तो अगर टेम्परेचर वहां पर बहुत डाउन है और अगर महासागरीय गर्म धाराएं वहां पर प्रभावित होती हैं तो ऐसी दशा में उस क्षेत्र विशेष पर एक एवरेज, एक टेम्परेट टेम्परेचर, एक अच्छे महसूस होने वाला टेम्परेचर वहां पर क्रिएट हो जाए, क्योंकि इधर से जलधाराएं गर्मी ले जा रही हैं और नेचुरली वो रीजन हमारा कोल्ड है। तो महासागरीय गर्म धाराओं ने वहां पर रहने योग्य या कृषि योग्य उस समय तत्काल में एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। इसी तरह से ठंडी महासागरीय जलधाराएं अगर किसी गर्म क्षेत्र में चली जाए तो बहुत हाई टेम्परेचर है वहां पर, बड़ी उमस है, लेकिन अगर ठंडी जलधाराएं वहां पर जाएं तो वहां के तापमान को गिरा देती हैं। तो इस तरह से वहां पर गर्मी से थोड़ी राहत होगी। अब हम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं, ओशियन करेंट्स भी हमारी क्लाइमेट के महत्वपूर्ण फैक्टर में से एक है।
अब मित्रों, अगला जो हमारा इस सेक्शन का टॉपिक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। वो हम लोग देखते हैं कि जलवायु द्वारा प्रभावित क्षेत्र या तत्व क्या है। अब ध्यान रखना कि इन तत्वों के माध्यम से हमने देखा कि जलवायु प्रभावित है, लेकिन ध्यान रहे कि जलवायु भी इस मानव जीवन और इस पृथ्वी में बहुत सारी चीजों को निर्धारित कर देती है। तो वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, इन लेक्चर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं। किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु से वहां की जो प्रादेशिक विभिन्नता है ये निश्चित होती है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज को आपके लिए जानना जरूरी भी है। यानी मैं अगर यहाँ पर ये कहूं कि जलवायु की विभिन्नता के साथ साथ क्या होता है, किसी भी क्षेत्र विशेष की प्रादेशिक, यानी जो हम रीजनल डायवर्सिटी, यानी प्रादेशिक भिन्नता, वो निश्चित किसके माध्यम से होती है, जलवायु के माध्यम से। जैसे एक क्षेत्र विशेष है, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इस क्षेत्र विशेष की जो जलवायु है इस क्षेत्र विशेष की जलवायु से भिन्न है, इस क्षेत्र विशेष की जलवायु इस क्षेत्र विशेष से भिन्न है, इस क्षेत्र विशेष की जलवायु इस क्षेत्र विशेष से भिन्न है। ये भिन्नता जलवायु की विभिन्नता के कारण आता है। फिर हम लोग देखते हैं एक और डिफरेंशिएशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम लोग जैव विविधता भी बोलते हैं, जैव विविधता। अब आप देखें, जिस तरह की क्लाइमेट होगी, जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। जो हमारा इक्वेटोरियल एरिया है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां की जलवायु टुंड्रा या टैगा प्रदेश की जलवायु से भिन्न है। तो वहां पर जो जंतुओं और पादपों की संख्या और उनकी प्रजातियां हैं, उन दोनों में भी फर्क है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक क्षेत्र विशेष की जलवायु उस जगह की बायोडायवर्सिटी को भी प्रभावित करती है, बायोडायवर्सिटी को भी प्रभावित करती है। अब देखिए, केवल बायोडायवर्सिटी या रीजनल डायवर्सिटी ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन के जो सांस्कृतिक आयाम हैं वो भी जलवायु के साथ बदल जाते हैं। सांस्कृतिक आयाम में क्या क्या, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारे खान पान का तरीका, हमारी विचारधारा, हमारी व्यवस्था, इन सारी चीजों का फर्क जलवायु के साथ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कब इतिहास हमारा कहता है कि भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन इतिहास गवाहदार है कि प्राचीन काल से लेकर के ब्रिटिशर्स तक अनेक इन्वेडर्स आए और आक्रमण करते रहे। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये इतिहास का विषय है, लेकिन यहां पर इसको रिलेट करना है जलवायु से, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत की भूमि एक ऐसा क्लाइमेटिक रीजन है जो अपने आप में बहुत प्रॉस्पेरस है, और आने वाले जो लोग हैं, प्राय आपने देखा होगा कि उनकी एक ऐसी क्लाइमेटिक रीजन है, एक ऐसा जलवायविक प्रदेश है जहां पर की प्रॉस्पेरिटी नहीं है। ये बात हो सकती है क्योंकि जलवायु के साथ ही कृषि का संबंध है, जलवायु के साथ ही उद्योग का संबंध है, जलवायु के ही साथ परिवहन का संबंध है। इन सारी चीजों का जो संबंध है वो मानवों की संपन्नता से संबंधित है। अर्थात जब हम देखते हैं कि चंगेज, मंगोल, हूण, उसके बाद अफगानिस्तान से आने वाली बहुत सारी तुर्क जातियां, फिर उसके बाद खुद ब्रिटिशर्स, ये सब के सब भारत में क्या देखने आ रहे थे, क्या ढूंढने आ रहे थे, एक संपन्नता ढूंढने आ रहे थे। इनको मालूम था कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है जो कि संपन्न है, संसाधनों से संपन्न है, कृषि से संपन्न है। तो ये संपन्नता आई कहां से, इस संपन्नता के पीछे भारत की जलवायु महत्वपूर्ण है। अर्थात एक जलवायु सांस्कृतिक आयामों को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक आयाम, यानी या इसको हम लोग कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्वों को प्रभावित करती है। अब क्लाइमेट ही निश्चित करती है कि मानव का अधिवास कैसा होगा।
अब आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, साइबेरियन एरिया और टुंड्रा क्षेत्र में रहने वाली जो जातियां, खास तौर पर स्कीमो है, वो अपने रहने के लिए जो घर बनाती है उसका नाम क्या है? इग्लू। हमारे रहने का घर क्या है? पहले कच्चा था, मोटी मोटी दीवालों के साथ, जिनको हम लोग कोठा बोलते थे। बड़े बड़े कोठे बनाए जाते थे, खपरैल बनाए जाते थे। आज कंक्रीट की दीवारें हैं, पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। लेकिन आज के ही परिवेश में अगर हम जापान की ओर देखें तो, चूंकि नेचुरल डिजास्टर से भरा हुआ जापानी क्षेत्र है, तो इसलिए वहां पर बांस और हल्की वस्तुओं के मकान बनाए जाते हैं। अर्थात हम ये बात निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अधिवास यानी जो मानव अधिवास है वो जलवायु के साथ सीधा संबंध रखता है। अर्थात जिस प्रकार की जलवायु होगी उसके अकॉर्डिंग अधिवास होगा। अब देखें, भारतीय क्षेत्र में देखेंगे कि भारतीयों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। चाइनीज का फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, निग्रोज का फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अमेरिकन और यूरोपीज का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। दरअसल ये डिफरेंशिएशन क्यों है? ड्यू टू द क्लाइमेटिक रीजन, जलवायविक कारणों से ये भिन्नता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि मानव शरीर और उसका स्वभाव, मानव शरीर और उसका स्वभाव भी जलवायु से प्रेरित है, प्रभावित है। आप इस बात को देखो, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि भारतीयों ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, ये बात सच है। तो इसके पीछे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया कि ड्यू टू द देयर प्रॉस्पेरिटी देयर इज नो नीड टू वंडर हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड रिसोर्सेस। नो, ठीक है, दैट्स नॉट ओनली सिंगल रीजन। इसके अलावा भी रीजन क्या है कि हमारी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारा जो खान पान है, उस खान, बचपन की कहानी आपने सुनी होगी बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि जैसे खाओ अन्न वैसे बने मन। अर्थात हमारे खान पान यानी जो हमारा रहन सहन, हमारे जो सांस्कृतिक आयाम है, उनके अनुसार टॉलरेंट टाइप का हमारा स्वभाव हो जाता है। ये अलग बात है कि अभी पिछले वर्ष या पिछले 2-3 वर्षों से भारत के क्षेत्र में इनटॉलरेंस का बड़ा एडवर्टीजमेंट हुआ, बड़ी बड़ी लोगों और सेलिब्रिटीज ने इसका मुद्दा उठाया। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं कि भारतीयों का जो स्वभाव है वो सहिष्णु प्रकार का है। इसका ज्योग्राफिकल डायमेंशन हम देख सकते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट, इस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट के माध्यम से ये हम समझ सकते हैं कि भारतीयों का स्वभाव आक्रामक नहीं है, हिंसात्मक नहीं है, सहनशील और सहिष्णु है। तो इस तरह से हमने देखा कि जलवायु भी कुछ प्रमुख तत्वों को प्रभावित करती है। इन तत्वों को आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके आधार पर अभी कुछ प्रश्न भी बनने वाले हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अब ये क्लास अपनी अंतिम सीमा या अंतिम पड़ाव पर है, तो यहाँ पर एक कुछ ठीक ठीक चीजें हम दे देते हैं। अगर ये देखें कि आपको मेंस के अप्रोच से या किसी भी राइटिंग मोड के अप्रोच से, जहां पर कि आपको कुछ लिखना पड़ जाए और वहां पर अगर एक ये डिफिनेशन आ जाए कि जलवायु हमारी क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? तो आपको लिखना होगा कि भौतिक, पर्यावरण के विभिन्न कारकों जैसे ताप, दाब, आर्द्रता,
वर्षा, पवन प्रवाह, आदि के संयोग से जो दीर्घकालिक वायु मंडलीय दशा उत्पन्न होती है, उसे हम जलवायु कहते हैं। जलवायु का संबंध कटिबंध विशेष से है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि ये जो दीर्घकालिक शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी दीर्घकालिक शब्द से ट्रेवार्थ और फिंच महोदय की वो डिफिनेशन जो मैंने अभी आपको बताई है कि 32 से 35 वर्ष का जो एक औसत मान है मौसमी दशाओं का, वही हमारा जलवायु है, वो यहीं से प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, इतनी बातें जानने के बाद मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि आपको एक प्रश्न लिखना है, अभी तक के पूरे लेक्चर में आपने इतनी बात समझ ली होगी, और ये शायद थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये निश्चित कर भी सकें कि मौसम जलवायु का कारण है तथा जलवायु मौसम का परिणाम है। मैं इसी बात को यहां पर लिखता हूं। मौसम जलवायु का कारण है तथा जलवायु मौसम का परिणाम है। अब मैं इसको डबल इन्वर्टेड कामा के माध्यम से एक कथन बना देता हूं और इसी से एक प्रश्न जनरेट कर देता हूं। क्या कर दूं? इस कथन के आलोक में, मौसम और जलवायु में संबंध स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक और आपको मैं क्वेश्चन देता हूं। भारतीय इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भारत भूमि पर होता रहा, किंतु भारत ने कभी भी किसी
अन्य राज्य पर आक्रमण नहीं किया, जलवायविक आधार पर इस कथन की व्याख्या करें। स्टूडेंट, मेरा पूरी तरह से विश्वास है आपके ऊपर कि इस विषय को भी मैंने अच्छे से स्पष्ट किया। आपने समझ लिया कि ये प्रश्न पूछना क्या चाहता है। ये प्रश्न थोड़ा सा आर्टिस्टिंगली मैंने जनरेट किया है आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए और आपको ये चीज स्पष्ट करने के लिए कि जो प्रश्न है वो इसी स्टार्टिंग क्लास से उठने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रश्न आगे के ही क्लास में होंगे इसलिए ये क्लास तो सर ने इंट्रो क्लास रखी, नहीं। इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखें। ये भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है। मैंने थोड़ा सा इस विषय पर इलस्ट्रेशन किया भी है। ये भारतीय इतिहास का प्रश्न है, लेकिन आपको जलवायविक आधार पर इस कथन की व्याख्या करनी है। तो इस तरह से स्टूडेंट क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन के विभिन्न टॉपिक्स में आज हमने अपने पहले टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने का प्रयास किया, जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज क्लाइमेट, जनरल एक परिभाषा, एक परसेप्शन हमने जाना क्लाइमेट की, उसका मौसम के साथ क्या संबंध है उसको हमने स्थापित किया। फिर कैसे एक जलवायु विज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है ये भी देखा। फिर हमने देखा कि किसी भी जलवायु के निर्धारण में महत्वपूर्ण उसके तत्व हैं और कारक हैं, एलिमेंट्स हैं और उसके फैक्टर्स हैं, इनके बारे में भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि जलवायु ना कि केवल विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है, बल्कि विभिन्न तत्वों को, इस वायुमंडल, इस भूमंडल, इस जीवन के विभिन्न आयामों को भी प्रभावित करती है। वो चीजें भी हमने देखी और इस आधार पर कुछ प्रश्न को देखे। इस तरह से आज की क्लास में मैंने इस टॉपिक को समाप्त करने का प्रयास किया है। अगली क्लास में अगली टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।